आप सुन रहे हैं पिता के पत्र पुत्री के नाम। ये पत्र जवाहरलाल नेहरू ने जेल से अपनी बेटी इंदिरा को लिखे थे। इन पत्रों का हिंदी अनुवाद किया है हिंदी के अग्रणी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद ने और प्रस्तुत करता है गिरिबाला जोशी। पिछले पत्र में नेहरू ने राजा, मंदिर और पुजारी के प्रभाव और उनके द्वारा किए जाने वाले शोषण से अवगत कराया। आज हम उनके 3 पत्र पढ़ेंगे। ये छोटे पत्र हैं। इनमें नेहरू अब तक की लिखी बातों पर दोबारा नजर डालते हैं। पत्र संख्या 26। पीछे की तरफ एक नज़र। तुम मेरी चिट्ठियों से ऊब गई होंगी, जरा दम लेना चाहती होंगी। खैर, कुछ अरसे तक मैं तुम्हें नई बात नहीं लिखूंगा। हमने थोड़े से खतों में हजारों लाखों वर्षों की दौड़ लगा डाली है। मैं चाहता हूँ कि जो कुछ हम देख आए हैं उस पर तुम जरा गौर करो। हम उस जमाने से चले थे जब जमीन सूरज का ही एक हिस्सा थी, तब उससे अलग होकर धीरे धीरे ठंडी हो गई। उसके बाद चांद ने उछाल मारी और जमीन से निकल भागा। मुद्दतों तक यहाँ कोई जानवर नहीं था, तब लाखों करोड़ों वर्षों में धीरे धीरे जानवरों की पैदाइश हुई। 10 लाख वर्षों की मुद्दत कितनी होती है, इसका तुम्हें कुछ अंदाजा होता है? इतनी बड़ी मुद्दत का अंदाजा करना निहायत मुश्किल है। तुम अभी कुल 10 बरस की हो और कितनी बड़ी हो गई हो, खासी कुमारी हो गई हो। तुम्हारे लिए 100 साल ही बहुत हैं, फिर कहाँ हजार और कहाँ लाख, जिसमें 100,000 होते हैं। हमारा छोटा सा सिर इसका ठीक अंदाज कर ही नहीं सकता, लेकिन हम अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं और जरा जरा सी बातों पर झुंझला उठते हैं और घबरा जाते हैं। लेकिन दुनिया के उस पुराने इतिहास में इन छोटी छोटी बातों की हकीकत ही क्या है। इतिहास के इन अपार युगों का हाल पढ़ने और उन पर विचार करने से हमारी आंखें खुल जाएंगी और हम छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होंगे। जरा उन बेशुमार युगों का ख्याल करो जब किसी जानवर का नाम तक नहीं था। फिर उस लंबे जमाने की सोचो जब सिर्फ समुद्र के जंतु ही थे। दुनिया में कहीं आदमी का पता नहीं था। जानवर पैदा होते हैं और लाखों साल तक बेखट के इधर उधर कुलेलें किया करते हैं। कोई आदमी नहीं है जो उनका शिकार कर सके। और अंत में जब आदमी पैदा भी होता है तो बिल्कुल बित्ता भर का, नन्हा सा, सब जानवरों से कमज़ोर। धीरे धीरे हजारों वर्षों में वो ज़्यादा मजबूत और होशियार हो जाता है, यहाँ तक कि वो दुनिया के जानवरों का मालिक हो जाता है और दूसरे जानवर उसके ताबेदार और गुलाम हो जाते हैं और उसके इशारे पर चलने लगते हैं। तब सभ्यता के फैलने का ज़माना आता है। हम इसकी शुरुआत देख चुके हैं। अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आगे चलकर उसकी क्या हालत हुई। अब हमें लाखों वर्षों का जिक्र नहीं करना है। पिछले खतों में हम 3-4 हजार साल पहले के ज़माने तक पहुंच गए थे, लेकिन इधर के 3-4 हजार वर्षों का हाल हमें उधर के लाखों वर्षों के हाल से ज़्यादा मालूम है। आदमी के इतिहास की तरक्की दरअसल इन्हीं 3,000 वर्षों में हुई है। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम इतिहास के बारे में बहुत कुछ पढ़ोगी। मैं इनके बारे में कुछ थोड़ा सा लिखूंगा, जिससे तुम्हें कुछ ख्याल हो जाए कि इस छोटी सी दुनिया में आदमी पर क्या क्या गुजरी। पत्र 27। पत्थर हो जाने वाली मछलियों की तस्वीरें। आज मैं तुम्हें कुछ तस्वीरों के पोस्ट कार्ड भेज रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम इन्हें मेरे लंबे और रूखे सूखे खतों से ज़्यादा पसंद करोगी। ये तस्वीरें उन पुरानी मछलियों की हड्डियों की हैं जो लंदन के साउथ केंसिंगटन के अजायब घर में रखी हुई हैं। तुमने इन हड्डियों को वहाँ देखा होगा। बहरहाल इन तस्वीरों से तुम्हें कुछ ख्याल हो जाएगा कि पुरानी मछलियों की हड्डियाँ कैसी होती हैं। जैसा मैं तुम्हें पहले कह चुका हूँ, ये पुराने जानवर और पौधों के अवशेष हैं और दूसरी जगहों में पाए गए हैं। इन्हें अंग्रेजी में फॉसिल कहते हैं। जानवरों के बदन का नरम हिस्सा तो सड़ गल गया, लेकिन सख्त हिस्से और हड्डियां हजारों साल गुजर जाने पर भी बची हुई हैं। उनमें से ज्यादातर तो समुद्र की तह में नम कीचड़ से ढकी हुई थी। नर्म मिट्टी एक जमाना गुजर जाने के बाद कड़ी हो गई होगी और समुद्र की तह बाहर निकलकर जमीन हो गई होगी। इसलिए ये हड्डियां हमें अब खुश्क जमीन पर मिलती हैं। इनमें से बाज फॉसिल तस्वीरों में उसी तरह से दिखाई गई हैं जैसी वे पहाड़ों में मिली थी। वे बहुत साफ नहीं हैं। उनमें से 2 नकली नमूने हैं, यानी वे इस तरह बनाई गई हैं कि असली हड्डियों से मिल जाएं। इन तस्वीरों में से एक मछली के सिर्फ दांत की हड्डी की है। मेरे ख्याल में पेज 25 और 31 पर दी गई तस्वीरें सबसे ज़्यादा दिलचस्प हैं। इनमें साफ साफ जाहिर होता है कि चट्टान पर मछलियों का निशान कैसे पड़ गया। इन्हीं निशानों से लाखों साल गुजर जाने पर भी हम कह सकते हैं कि वे किसी जमाने में मौजूद थी। पत्र 28।
फॉसिल और पुराने खंडहर। मैंने अरसे से तुम्हें कोई खत नहीं लिखा। पिछले 2 खतों में हमने उस पुराने जमाने पर एक नज़र डाली थी जिसकी हम अपने खतों में चर्चा कर रहे हैं। मैंने तुम्हें पुरानी मछलियों की हड्डियों के चित्र पोस्टकार्ड भेजे थे जिससे तुम्हें ख्याल हो जाए कि ये फॉसिल कैसे होते हैं। मसूरी में जब तुमसे मेरी मुलाकात हुई थी तो मैंने तुम्हें दूसरे किस्म के फॉसिल की तस्वीर दिखाई थी। पुराने रेंगने वाले जानवरों की हड्डियों को खास तौर से याद रखना। सांप, छिपकली, मगर और कछुए वगैरह जो आज भी मौजूद हैं, रेंगने वाले जानवर हैं। पुराने ज़माने के रेंगने वाले जानवर भी इसी जाति के थे, पर कद में बहुत बड़े थे और उनकी शक्ल में भी फर्क था। तुम्हें उन देव के से जंतुओं की याद होगी जिन्हें हमने साउथ केंसिंगटन के अजायब घर में देखा था। उनमें से एक 30 या 40 फुट लंबा था। एक किस्म का मेढक भी था जो आदमी से बड़ा था और एक कछुआ भी उतना ही बड़ा था। उस जमाने में बड़े भारी भारी चमगादड़ उड़ा करते थे और एक जानवर जिसे इगुआनोडॉन कहते हैं, खड़ा होने पर वो एक छोटे से पेड़ के बराबर होता था। तुमने खान से निकले हुए पौधे भी पत्थर की सूरत में देखे थे। चट्टानों में फर्न और पत्तियों और ताड़ों के खूबसूरत निशान थे। रेंगने वाले जानवरों के पैदा होने के बहुत दिन बाद वे जानवर पैदा हुए जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ज़्यादातर जानवर जिन्हें हम देखते हैं और हम लोग भी हैं इसी जाति में हैं। पुराने ज़माने के दूध पिलाने वाले जानवर हमारे आजकल के बाद जानवर से बहुत मिलते थे। उनका कद अक्सर बहुत बड़ा होता था, लेकिन रेंगने वाले जानवरों के बराबर नहीं। बड़े बड़े दांत वाले हाथी और बड़े डील डॉल के भालू भी होते थे। तुमने आदमी की हड्डियां भी देखी थी। इन हड्डियों और खोपड़ियों के देखने में भला क्या मज़ा आता। इससे ज़्यादा दिलचस्प वे चकमक के औजार थे जिन्हें शुरू जमाने के लोग काम में लाते थे। मैंने तुम्हें मिस्र के मकबरों और ममियों की तस्वीरें भी दिखाई थी। तुम्हें याद होगा, इनमें से बाज बहुत खूबसूरत थी। लकड़ी के ताबूतों पर लोगों की बड़ी बड़ी कहानियां लिखी हुई थी। थीब्स के मिस्र पिरामिड्स की दीवारों की तस्वीरें बहुत ही खूबसूरत थी। तुमने मिस्र के थीब्स नामी शहर में महलों और मंदिरों के खंडहरों की तस्वीरें देखी थी। कितने बड़े बड़े पिरामिड्स और भारी भारी खंभे थे। थीब्स के पास ही मेमन की बहुत बड़ी मूर्ति है। ऊपरी मिस्र में कारनक के पुराने मंदिरों और इमारतों की तस्वीरें भी थी। इन खंडहरों से भी तुम्हें कुछ अंदाजा हो सकता है कि मिस्र के पुराने आदमी मेमारी के काम में कितने होशियार थे। अगर उन्हें इंजीनियरिंग का अच्छा ज्ञान नहीं होता तो ये मंदिर और ये महल कभी नहीं बना सकते। हमने सरसरी तौर पर पीछे लिखी हुई बातों पर एक नज़र डाल ली। इसके बाद के खत में हम और आगे चलेंगे। इन शब्दों के साथ पत्र 28 समाप्त होता है। अगले पत्र में नेहरू आर्यों के भारत आने की थ्योरी यानी इंडो आर्यन माइग्रेशन थ्योरी पर चर्चा करते हैं। इस चैनल पर आपको नेहरू जी से संबंधित हर तरह की जानकारी मिलेगी। आप मेरे वीडियोस को लाइक करके तथ्यपरक ऐतिहासिक जानकारी ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। गिरिवाला जोशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।